हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे अपना तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसे हम लोग अंग्रेजी में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स बोलते हैं। प्यारे बच्चों, ये चैप्टर बहुत ही ईजी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बोर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से इम्पॉर्टेंट भी है, तो आप इस चैप्टर को हल्के में नहीं लेंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास को शुरू करूं उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी वाली बटन को दबा दीजिए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए बिना देर किए आज की क्लास शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आपके चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो सबसे पहले हम लोग यही समझेंगे कि आखिर इस चैप्टर का नाम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्यों पड़ा। वैसे भी अगर मैं युग्म की बात करूं तो इसके बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। यानी अगर मैं दो रैखिक समीकरणों को एक साथ लिखता हूं तो क्या कहलाएंगे? रैखिक समीकरण युग्म कहलाएंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि आखिर इस चैप्टर का नाम दो चर वाले रैखिक समीकरण क्यों पड़ा। तो देखो, दो चर वाले रैखिक समीकरणों का जो व्यापक रूप होता है ना, जनरल फॉर्म जो होता है, वो ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होता है। यानी दुनिया का कोई भी रैखिक समीकरण हो, दो चरों वाला कोई भी रैखिक समीकरण हो, वो इसी रूप में लिखा जाएगा, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। अब थोड़ा सा इस समीकरण को ध्यान से देखो, इसमें x और y ये दोनों क्या हैं? x और y क्या हैं? x और y क्या हैं? चर राशियां हैं। क्या हैं? चर राशियां हैं। चर और अचर राशियों के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है, तो x और y क्या है? x और y चर राशियां हैं। अब इस समीकरण में कितनी चर राशियां थी? दो चर राशियां x और y, इसलिए इसका नाम पड़ा दो चर वाले, है ना। अब चर राशियों की घात देखो, चर राशियों की घात यानी x और y की घात कितनी है? यहाँ पर एक है, यहाँ भी एक है। इसका मतलब ये है कि चर राशियों की घात क्या है? एक है ना। इसीलिए ये रैखिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रैखिक कहलाते हैं। ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि चर राशियों की जो अधिकतम घात होती है उसी के हिसाब से हम समीकरणों की पहचान करते हैं। यहाँ पर x और y दोनों चर राशियों की घात जो हैं वो एक हैं। अगर किसी चर राशि की घात एक है तो उसे हम लोग बोलते हैं रैखिक। तो इतनी बात तो आप समझ गए कि दो चर वाले रैखिक। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई कि इस समीकरण में दो चर राशियाँ हैं, चर राशियों की घात कितनी है? एक है, इसीलिए हम लोग इसे रैखिक बोलेंगे। और अगर कहीं भी ऐसी कंडीशन आती है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो, यानी दोनों पक्ष बराबर हों, तब उसे समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं। भाई, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया राइट हैंड साइड, बीच में क्या लगा है? इक्वल का निशान लगा है। तो अगर ऐसा कहीं भी लिखा गया है कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, तो पूरा का पूरा क्या कहलाता है? समीकरण कहलाता है। बीच में बराबर का निशान लगा हो, बायां पक्ष और दायां पक्ष अगर बराबर हो तो उसे हम लोग बोलते हैं समीकरण। तो अब इसका नामकरण हो चुका है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो प्यारे बच्चों, इतनी सी बात तो आप समझ ही गए होंगे कि इस समीकरण को हम लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण क्यों बोलते हैं। क्योंकि इसमें दो चर राशियां हैं x और y, दोनों चर राशियों की अधिकतम घात कितनी है? एक है, इसलिए इसे हम लोग रैखिक कहते हैं। और यह एक समीकरण है। क्यों? क्योंकि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष यानी बीच में बराबर का निशान लगा हुआ है, इसलिए इसे हम लोग समीकरण बोलते हैं। अतः यह एक दो चर वाला रैखिक समीकरण है। ठीक है, इतनी बात तो आप समझ गए। अब थोड़ी सी और बात करते हैं इस समीकरण के बारे में, और वो बात ये है
कि आपने x और y के बारे में बात किया, ये चर राशियां हैं। a b c की बात करें तो ये क्या होंगी, ये अचर राशियां होंगी। भाई x और y चर राशियां हैं तो a b c क्या होंगी, अचर राशियां होंगी। कैसी अचर राशियां होंगी, a b और c क्या होंगी, वास्तविक संख्याएं होती हैं। ABC की बात करें तो ABC क्या हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। रियल नंबर्स के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है। पहला ही चैप्टर था आपका रियल नंबर। दूसरी बात यह है कि A और B दोनों एक साथ शून्य नहीं हो सकते। दोनों एक साथ शून्य नहीं हो सकते। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसको मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ। देखो, मैं कहता हूँ कि यदि a बराबर 0 हो, b बराबर 0 हो और c बराबर 3 हो, ठीक है। मैंने कहा कि मान लीजिए कि a बराबर 0 है, b बराबर 0 है और c बराबर 3 है, तब a b c का मान इस समीकरण में रख दो। तो a की जगह पर 0 रखोगे क्या होगा, 0 इंटू एक्स। b की जगह पर 0 रखा तो क्या हुआ, 0 इंटू वाई। c की जगह पर 3 रखा इक्वल टू क्या हुआ, 0, है ना। इसी समीकरण में हमने a b c का मान रख दिया। अब बताओ, 0 का x में गुणा करोगे 0 हो जाएगा, 0 का y में गुणा करोगे 0 हो जाएगा। तो ये तो पूरा 0 हो गया। बचा क्या, आपके पास बच गया 3 इक्वल टू 0। एक बात बताओ, क्या ये बात सही है? नहीं, 3 कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो आप क्या बोलोगे कि यह कथन क्या है, गलत है। यह कथन गलत है। तो मतलब क्या है, मतलब यह है कि अगर a और b दोनों के दोनों 0 हो गए तो आपको हमेशा एक फॉल्स स्टेटमेंट मिलेगा, मतलब एक गलत कथन हमेशा मिलेगा। जैसे यहाँ पर मिला है कि 3 इक्वल टू 0, जो कि कभी भी पॉसिबल है ही नहीं। 3 कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर a और b दोनों 0 हो गए तो आपको ऐसे ही एक गलत कथन मिलेगा, ठीक है। तो ये बात तो आप समझ गए कि a और b दोनों एक साथ शून्य क्यों नहीं हो सकते, ठीक है। इसे हम लोग गणितीय रूप में ऐसा लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। कहीं भी अगर आपको ऐसा लिखा मिलता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, तो आप समझ जाइएगा कि a और b दोनों 0 नहीं हो सकते, ठीक है। इसका मतलब यही है, ठीक है। तो इतनी सी बात आप समझ गए होंगे कि इस समीकरण को हम लोग 2 चर वाला रैखिक समीकरण क्यों बोलते हैं। ये भी आप समझ गए होंगे कि a b c क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर्स हैं। और ये भी आप समझ गए होंगे कि a और b दोनों एक साथ 0 क्यों नहीं हो सकते, ठीक है। अब बात ये है कि ये तो रहा रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, मतलब कोई भी समीकरण होगा वो इसी रूप में होगा। तो ऐसे में कितने समीकरण बना सकता हूँ, तो आइए देखते हैं कि कितने 2 चर वाले रैखिक समीकरण संभव हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग रैखिक समीकरण बनाते हैं और देखते हैं कि कितने रैखिक समीकरण बन सकते हैं। तो मैं कहता हूं कि यदि a बराबर 2, b बराबर 3 और c बराबर -6 हो, तब बना दो रैखिक समीकरण। a की जगह पर 2 रख दो तो क्या हो जाएगा 2x, b की जगह पर 3 रख दो क्या हो जाएगा 3y, c की जगह पर -6 रख दो, -6 बराबर 0। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना 6। ये क्या है, यह एक रैखिक समीकरण है, 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। अब सवाल ये उठता है कि मैं ऐसे कितने रैखिक समीकरण बना सकता हूँ। भाई a का मान 2 रखा, b का मान 3 रखा, c का मान -6 रखा, तो मुझे ये समीकरण मिला। अगर मैं a का मान 4 रखता हूँ, b का मान 5 रखता हूँ, c का मान 15 रखता हूँ, तो मुझे कोई दूसरा समीकरण मिलेगा। तो ऐसे a b c का मान बदलते जाऊँ और मुझे अलग अलग समीकरण मिलता जाएगा। तो ऐसे कितने समीकरण बना सकता हूँ? तो जवाब ये है कि भैया a b c हैं क्या, a b एंड c क्या हैं, रियल नंबर्स हैं।
क्या हैं, रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं हैं। और आप अच्छी तरीके से जानते हो कि रियल नंबर्स जो है ना वो इनफाइनाइट होती हैं, अनंत होती हैं। लिखते जाओ, कहीं भी ख़त्म होने वाली नहीं है। तो मतलब क्या हुआ, अगर ए बी सी इनफाइनाइट हो सकती हैं तो हमारे पास समीकरण कितने मिलेंगे, इनफाइनाइट। भाई ए बी सी का मान बदलते जाओ, समीकरण का मान बदलते जाएगा। तो ऐसे कितने समीकरण पॉसिबल हैं, इनफाइनाइट, अनंत समीकरण हम बना सकते हैं। तो इतनी बात तो आप समझ गए होंगे। प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कि कितने रैखिक समीकरण बन सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि अनंत रैखिक समीकरण बन सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि रैखिक समीकरणों का सलूशन कैसे निकालते हैं, उनका हल कैसे निकालते हैं। तो देखो, अगर आपके पास कोई समीकरण है 2x + 3y = 6, ठीक है, ये क्या है, यह एक दो चर वाला रैखिक समीकरण है, ठीक है। तो इसका सलूशन क्या होगा, इसका सलूशन होगा x और y का वह मान, x और y का वह मान जिस पर समीकरण का बायां और दायां पक्ष बराबर होता है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। समीकरण का हल कहलाता है। समझ में आई बात। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि किसी भी रैखिक समीकरण का हल क्या होगा, x और y का वह मान होगा जिस पर समीकरण का बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो। अगर ऐसा होता है तो x और y के वही मान समीकरण के क्या कहलाएंगे, सलूशन कहलाएंगे, यानी हल कहलाएंगे। अब समझो, मैंने कहा x बराबर 0 और y बराबर 2। अगर मैं x बराबर 0 और y बराबर 2 रखता हूँ तो देखो क्या होता है, रख दो, x की जगह पर 0 रख दो, 2 × 0 प्लस 3 × y की जगह पर 2 रख दिया, और बराबर कितना है, 6 है। 2 का 0 में गुणा करोगे तो 0 हो गया, और 3 दूना 6, 6 बराबर कितना आ गया, 6। और आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब बायां पक्ष कितना आया, 6 आया, और दायां पहले से 6 था। मैंने क्या कहा, मैंने कहा x और y का वह मान जिस पर समीकरण का बायां और दायां पक्ष बराबर होता है, समीकरण का हल कहलाता है। मतलब क्या है कि x बराबर 0 और y बराबर 2 इस समीकरण के क्या हैं, हल हैं, यानी सलूशन है। बात आई समझ में। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप कह दो कि मैं x बराबर 3 रखूँगा और y बराबर 0 रखूँगा, ठीक है। देख लो x की जगह पर आपने कितना रखा, 3 रखा है, प्लस y की जगह पर आपने कितना रखा, 0 रखा, और बराबर कितना है, 6 है, ठीक है। 2 तियाँ 6 हो गया, और ये तो 0 हो गया, 6 बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड मिल गया। इसका मतलब ये है कि x बराबर 3 और y बराबर 0 इस समीकरण के क्या हैं, सलूशन है। तो अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ऐसे कितने सलूशन पॉसिबल हैं, भाई इस समीकरण के कितने हल हो सकते हैं। तो इसका जवाब हम लोग खोजेंगे ग्राफ के द्वारा। इस समीकरण का हम लोग बनाएंगे ग्राफ, और वहाँ पर आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी कि किसी भी रैखिक समीकरण के कितने सलूशन हो सकते हैं, कितने हल हो सकते हैं। तो अगर किसी भी रैखिक समीकरण का सलूशन पता करना है, हल पता करना है, तो हम उसका ग्राफ खींच के बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं कि उस रैखिक समीकरण के कितने हल होंगे, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। समीकरण क्या था, 2x + 3y = 6, ठीक है, यही था। अब इसका खींचेंगे हम लोग ग्राफ, ठीक है। तो खींच लेते हैं। मैंने आपको बताया था ग्राफ कैसे खींचा जाता है, आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा है ना। देखो, सबसे पहले हम लोग x और y का मान निकालेंगे। तो जब आप x बराबर 0 रखोगे तो ये पूरा हो गया 0, और 3 दूना 6, यानी y का मान आपको मिल गया 2, ठीक है।
जब आप रखोगे y बराबर 0 यानी यहाँ पर 0 रख दिया तो x का मान मुझे कितना मिलेगा 3 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको दो बिंदु मिल जाएंगे 0,2 और 3,0। बात आई समझ में? पहला पॉइंट होगा 0,2 और दूसरा होगा 3,0। ठीक है, देखो ये जो पहला वाला होता है ना ये x का मान होता है, यानी इसको हम लोग x अक्ष में लिखेंगे, और ये दूसरा वाला होता है ये y का मान होता है। ठीक है, ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं भुज और इसको बोलते हैं कोटि। ठीक है, तो अब ग्राफ खींचते हैं। देखो ये x अक्ष, ये y अक्ष, ये हो जाएगा मूल बिंदु, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। ठीक है, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। ओके, देखो पहला पॉइंट क्या है 0,2, तो ये हो गया 0। भाई x अक्ष में 0 चलना है, y में 2 चलना है, तो यहाँ पहुँचोगे। ठीक है, ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 0,2। ठीक है, दूसरा वाला क्या है 3,0, यानी x अक्ष में आपको चलना है 3, यहाँ पहुँचे, और y में 0 जाना है, y में 0 जाना है तो यहीं रह जाओगे, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 3,0। ठीक है, अब इन दोनों बिंदुओं को मिला दो। ठीक है, मिला दो ऐसे। जब आपने इन दोनों बिंदुओं को मिलाया तो आपको क्या मिला, एक सरल रेखा मिला। मतलब यह है कि जब हम किसी रैखिक समीकरण का ग्राफ खींचेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, एक सरल रेखा मिलेगी। ठीक है, तो इतनी बात तो आप समझ गए कि किसी भी रैखिक समीकरण का जब आप ग्राफ खींचेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। लेकिन हम लोग यहाँ ग्राफ के बारे में बात नहीं कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे कि भाई इस रैखिक समीकरण के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, कितने हल हो सकते हैं। तो आप ध्यान से देखो 0,2, 3,0 क्या हैं, इस समीकरण के हल हैं। अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले ही देखा है 0,2 और 3,0 क्या हैं, इस समीकरण के हल हैं। और आप उस ग्राफ को देखो ध्यान से, ये रहा 0,2, ये है 3,0, ये दोनों के दोनों बिंदु क्या हैं, इसी रेखा पर है, इसी रेखा पर है। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि इस समीकरण के जितने भी हल होंगे वो सभी के सभी इसी रेखा पर होंगे, इसी रेखा पर होंगे। भाई यहाँ पर मैंने 0,2 लिखा, यहाँ पर मैंने 3,0 लिखा, और ये दोनों के दोनों क्या हैं, इसी सरल रेखा पर हैं। तो यहाँ से ये निष्कर्ष निकलता है कि इस रैखिक समीकरण के जितने भी हल होंगे वो सभी के सभी इसी सरल रेखा पर होंगे। तो आप मुझे बताओ इस सरल रेखा पर कितने बिंदु हो सकते हैं, इस सरल रेखा पर कितने बिंदु हो सकते हैं। आपका जवाब होगा कि इस पर तो हम बहुत सारे बिंदु लिख सकते हैं, इस पर तो हम लोग बहुत सारे पॉइंट दिखा सकते हैं। जी हाँ, किसी भी रैखिक समीकरण के बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। हम ऐसा कह सकते हैं कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, आपको अच्छी तरीके से बात समझ में आ गई होगी कि किसी भी रैखिक समीकरण के इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ सरल रेखा होता है, सरल रेखा होता है। अतः समीकरण के सभी हल सरल रेखा पर स्थित होंगे। बात आई समझ में? मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है, सरल रेखा होता है। अतः समीकरण के सभी हल इसी रेखा पर स्थित होंगे। तो प्यारे बच्चों, ये बात आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि इस समीकरण के जितने भी सॉल्यूशन होंगे वो सभी के सभी क्या होंगे, इसी सरल रेखा पर स्थित होंगे। और इस सरल रेखा पर आप अनंत बिंदुओं को दर्शा सकते हो। तो मतलब क्या है, मतलब ये है कि इस समीकरण के अनंत हल हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात और समझ लेते हैं कि अगर कोई ऐसा पॉइंट हम ले जो इस रेखा पर ना हो तो क्या वह पॉइंट, वह बिंदु इस समीकरण का हल हो सकता है। देखो, जैसे मैंने कहा x बराबर 1
और y बराबर 1। अगर मैं x बराबर 1 और y बराबर 1 लेता हूँ तो मुझे पॉइंट मिलेगा 1,1, है ना। देखो x अक्ष में चला 1 और y में चला 1, तो मतलब क्या है, मतलब मैं यहाँ पहुँचूँगा और ये होगा 1,1। ठीक है, क्या ये पॉइंट इस रेखा पर है? नहीं है। तो क्या हम कह सकते हैं कि अगर 1,1 इस रेखा पर नहीं है तो 1,1 इस समीकरण का हल नहीं होगा? बिल्कुल कह सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पर डाउट हो रहा है तो आप ऐसे भी देखो ना, जब आप x बराबर 1 रखोगे तो क्या होगा, 2 × 1 प्लस 3 × y का मान कितना रखा, 1 इक्वल टू कितना है, 6 है। 2 एकम 2, 3 एकम 3 बराबर 6 और 3 2 5 बराबर 6। क्या ये बात सही है? कभी नहीं। 5 कभी भी 6 के बराबर नहीं हो सकता भाई। अगर x बराबर 1 और y बराबर 1 इस समीकरण के हल होते तो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष मिलता, यानी दोनों पक्ष बराबर होते। जबकि यहाँ पर बायां पक्ष आपको 5 मिल रहा है और दायां पक्ष आपको 6 मिल रहा है। तो बात समझ में आई? अगर कोई भी बिंदु इस सरल रेखा पर नहीं है तो वह इस समीकरण का हल नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की बात करें तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर मैं दो रैखिक समीकरणों को एक साथ लिखूंगा तो मैं उन्हें क्या बोलूँगा, रैखिक समीकरण युग्म। तो अभी मैंने आपको बताया कि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के लिए कंडीशन क्या होती है? कंडीशन होती है a, b एंड c क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। क्या होंगे? रियल नंबर होंगे। और a और b 0 नहीं होंगे। मतलब क्या है? मतलब इसे हम लोग ऐसा भी लिखेंगे a² प्लस b² इज नॉट इक्वल टू 0। मैंने आपको शुरू में बताया था कि इस रैखिक समीकरण में a, b, c क्या होते हैं, वास्तविक संख्याएं होते हैं और a, b एक साथ 0 नहीं हो सकते। ठीक है, अब देखो, अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी रैखिक समीकरण का जब आप ग्राफ खींचते हो तो आपको क्या मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। तो क्या मैं इसे कह सकता हूँ कि यह जो रैखिक समीकरण दिया गया है यह एक रेखा को प्रदर्शित करता है, एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ L। ठीक है, ऐसे मैं दिखा रहा हूँ कि ये जो रैखिक समीकरण है वो L रेखा को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, अब मैं दो रैखिक समीकरणों को मानता हूँ। एक है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और एक है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसको मैं मान लेता हूँ L1 और इसको मैं मान लेता हूँ L2। ठीक है, कंडीशन वही होगी जो इसके लिए थी। पहली कंडीशन क्या होगी भाई, a1, b1 और c1 क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। बताया ना आपको। और a1² प्लस b1² इज नॉट इक्वल टू, यही कंडीशन इसके लिए भी होगी। a2 b2 c2 रियल नंबर होंगे। क्या होंगे? रियल नंबर होंगे, वास्तविक संख्या होंगी। और a2² प्लस b2² इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब क्या है, a2 और b2 एक साथ 0 नहीं हो सकते। मैंने दो रैखिक समीकरणों को एक साथ लिख दिया है तो ये क्या करेंगे, ये एक रैखिक समीकरण युग्म को प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि जो रैखिक समीकरण होते हैं उनका ग्राफ क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि रैखिक समीकरण एक रेखा को प्रदर्शित करते हैं। तो इसको मैंने मान लिया रेखा L1, इसको मान लिया रेखा L2। अब मुझे एक बात बताओ, अगर दो रेखाएं आपके पास हैं तो उनके बीच कैसा रिलेशन हो सकता है? भाई पहला रिलेशन तो यही हो सकता है कि ये हो गई एक रेखा, ये हो गई दूसरी रेखा, ये हो गई L1 और ये हो गई L2। ऐसा हो सकता है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट दें, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये दोनों रेखाएं बिल्कुल एक दूसरे को कहीं टच ही ना करें। ये हो गया L1, ये हो गया L2। या ये भी हो सकता है कि ये हो गई L1 रेखा और ये हो गई L2 रेखा। भाई तीन ही कंडीशन हो सकती हैं। पहली कंडीशन ये कि हो सकता है वो दोनों एक दूसरे को काट दें। दूसरी कंडीशन ये कि हो सकता है दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल हों, एक दूसरे को कहीं भी टच ना करें। और तीसरी कंडीशन ये होगी कि ऐसा भी तो हो सकता है कि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा हो।
तो ये 3 कंडीशन हो सकती हैं। जब आप 2 रैखिक समीकरणों को एक साथ लेंगे यानी उनका युग्म लेंगे तो ये 3 कंडीशन पॉसिबल हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि रैखिक समीकरण रेखा को प्रदर्शित करते हैं तो 2 रेखाएं एक दूसरे के साथ इस तरह से संबंधित हो सकती हैं। यहाँ पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं तो मतलब क्या है, प्रतिच्छेद कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, है ना। तो पहली कंडीशन तो ये होगी कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। दूसरी कंडीशन क्या होगी, दोनों एक दूसरे के समांतर हों, दोनों एक दूसरे के समांतर हों। और तीसरी कंडीशन क्या होगी, दोनों एक दूसरे के समपाती हों, एक के ऊपर एक, मतलब समपाती। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन हो सकती हैं जब भी हम 2 रैखिक समीकरणों को एक साथ लेंगे, मतलब किसी भी रैखिक समीकरण युग्म की बात करेंगे तो उनके लिए ये तीनों कंडीशन हो सकती हैं। ऐसा हो सकता है कि दोनों रैखिक समीकरण यानी दोनों रेखाएं एक दूसरे को कट कर रही हों, प्रतिच्छेद कर रही हों। दूसरा हो सकता है कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल हों, बिल्कुल टच ना कर रही हों। और तीसरा हो सकता है कि एक के ऊपर एक हो। ठीक है, आपका जो पहला एक्सरसाइज है 3.1 उसमें यही बातें आपको बतानी है। 2 रैखिक समीकरण होंगे और आपको वहाँ पर बताना है कि कौन सा रैखिक समीकरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, कौन समांतर होगा और कौन समपाती होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, रैखिक समीकरण कितने हो सकते हैं, रैखिक समीकरणों के कितने हल हो सकते हैं, या रैखिक समीकरणों का हल हम लोग कैसे निकालते हैं। ये सभी बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। और आपने ये भी समझ लिया होगा कि कोई भी रैखिक समीकरण अगर आपको दिया गया है तो वह एक रेखा को प्रदर्शित करता है। और अगर 2 रैखिक समीकरणों को हम एक साथ लेते हैं तो उनको हम बोलते हैं रैखिक समीकरण युग्म। मतलब हम 2 रेखाओं को एक साथ ले रहे हैं, 2 रेखाओं की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास ये 3 कंडीशन मिलेंगी। एक होगा प्रतिच्छेद वाला, एक होगा समांतर वाला और एक होगा समपाती वाला। इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बताया है। नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग एक्सरसाइज 3.1 करेंगे तो वहाँ पर मैं इन तीनों चीज़ों के बारे में आपको ग्राफ के द्वारा करके दिखाऊंगा। वहाँ पर ग्राफ बना के दिखाऊंगा कि कैसे 2 रैखिक समीकरणों का जब हम ग्राफ खींचते हैं तो यही तीनों कंडीशन हमें मिलती हैं। ऐसा हो सकता है कि जब हम 2 रैखिक समीकरणों का ग्राफ खींचें तो वो एक दूसरे को काट रही हों। ऐसा हो सकता है कि वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल जा रही हों, समांतर जा रही हों। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों रैखिक समीकरणों का ग्राफ एक के ऊपर एक हो यानी समपाती हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 3.1 के साथ। प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए। और एक बार मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी वाली बटन को दबा दीजिए और ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप ऑल पर क्लिक नहीं करेंगे तो आपको नए वीडियो की सूचना नहीं मिलेगी। प्यारे बच्चों, अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो द स्टडी जोन पेज को फॉलो करो और वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ाई करते रहो। धन्यवाद।